नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सएम की यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट कृणाल रंदानी और आज हम लोग बात करते हैं ट्रेड्स के बारे में। स्पेसिफिकली हम लोग समझते हैं कि जब भी ट्रेड हमारे खिलाफ जाता है तो जनरली हम कौन सी गलतियां कर बैठते हैं और उन गलतियों से कैसे हमें बचना है। अब दोस्तों, दुनिया भर के सभी ट्रेडरों के मन में एक ही विचार होता है, एक ही चीज उन्हें सीखनी होती है और वो है कैसे हम लोग लॉसेस से बचे। अब लॉसेस से बचना बहुत बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट हम कह सकते हैं लॉसेस से बचना नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि चाहे कितना भी अच्छा ट्रेडर हो, कभी ना कभी तो लॉसेस आने ही वाले हैं, क्योंकि मार्केट ऐसे ही काम करता है। तो हमें एक चीज समझनी है कि हमें लॉसेस को कंप्लीटली अवॉइड नहीं करना, पर हमें सीखना है कि कैसे हम लोग लॉसेस को अच्छे से स्वीकार सके, क्योंकि एक लॉस के आगे दूसरा प्रॉफिटेबल ट्रेड हो सकता है। तो इसी विचार से हम लोग इस गोल्ड के एक डमी एनालिसिस पर चले जाते हैं। मैं यहाँ पर गोल्ड का पुराना डेटा दिखा रहा हूँ आपको 1 आवर चार्ट पर, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारे लिए बनता है। आप देख सकते हो इस केस में गोल्ड अच्छा ट्रेंडिंग मूव दे रहा था हमें। ऑलरेडी लगभग 100-110 डॉलर्स जितना मूव दे दिया था और उसके बाद अच्छा यहाँ पर प्राइस स्ट्रक्चर भी बन रहा था। उसके बाद हम लोग ने क्या देखा, एक लोअर हाई देखा हम लोग ने। जनरली लोअर हाई एक इंडिकेशन होता है ऑफ फेलिंग प्राइस एक्शन। तो यहां पर हम लोग बहुत एक्साइटेड हो गए। कई ट्रेडर यही बेरिश एंगल्फिंग कैंडल पर शॉर्ट चले गए। उन्हें लगा यार ऐसा मौका तो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहां पर शॉर्ट कर देते हैं। एक ट्रेडर ने वो किया है। अब वो ट्रेडर ने शॉर्ट किया 2760 पर, ठीक है। दूसरा ट्रेडर कहता है नहीं नहीं, मैं ये सब में नहीं मानता, मुझे तो कंफर्म सिग्नल चाहिए। तो कंफर्म सिग्नल उसे कब मिलता है? वेल, 2 कंफर्म सिग्नल्स आर पॉसिबल। ये ट्रेडर सोचता है कि मैं एक काम करता हूं, मैं ये लेवल का ब्रेक ढूंढूंगा। यहां पर उसने ट्रेंड लाइन सी बना दी और उसने सोचा कि जैसे ये लेवल के नीचे क्लोजिंग आता है तब मैं यहां पर सेल करूंगा। तो उसने सेल किया है 2740 के आसपास। सो एक ने सेल किया है 2760, दूसरे ने सेल किया है 2740, ठीक है। यहां पर हम लोग देख सकते हैं उसके बाद ट्रेड का नतीजा क्या था। जिस बंदे ने 2760 पर सेल किया था उसकी पोजीशन उसके दिशा में जा रही थी, वो बहुत खुश था। इनफैक्ट दूसरे बंदे की भी पोजीशन उसके दिशा में ही जा रही थी, वो भी बहुत खुश था। उन्होंने सोचा कि यार इतना बड़ा मूव हो सकता है, हमारे अनुसार सपोर्ट शायद इस इलाके के आसपास आएगा। तो जैसे ही 2720 का लेवल ब्रेक होता है हम लोग ट्रेड एग्जिट कर देंगे। बस इसी सोच में वो लोग मार्केट को देखते रहे और देखते ही देखते क्या हुआ, प्राइस कंसोलिडेट होना शुरू हो गया। तो उन्होंने सोचा यार प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है, क्या करें। पहले तो वो घबरा गए कि क्या होगा अब आगे। फिर उन्हें लगा नहीं, कंसोलिडेट हो रहा है। कंसोलिडेट कहां पर हो रहा है? उन्होंने यहां पर बनाई एक लाइन और लाइन बनाने के बाद उन्होंने देखा यार ये तो मतलब बहुत बढ़िया सेटअप लग रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है सपोर्ट के नीचे, मतलब बहुत तगड़ा मूव आएगा। चलो हम 2720 से नेक्स्ट टारगेट हमारा बना देते हैं 2700 का। तो वो बेसिकली काफी ललचा गए। अब इस केस में वो आगे देखते गए और उनके सरप्राइज में उन्होंने देखा कि ट्रेड उनके कंप्लीटली खिलाफ चला गया और उन्होंने सोचा ही नहीं था कि अगर ट्रेड गलत जाएगा तो वो क्या करेंगे। अब इस केस में हमें क्या सीख मिल सकती है? हमें पहले तो यही दिख रहा है कि ये बंदा 2760 पर जिसने बेचा था उसको 30 से 40 डॉलर का प्रॉफिट मिल रहा था, उसने वो नहीं स्वीकारा, पर उसकी जगह उसको 40 डॉलर का लॉस फेस हुआ। समझ रहे हो? जो बंदा 2740 पर 20 डॉलर का प्रॉफिट कर सकता था उसको 60 डॉलर का नुकसान हुआ। और इन दोनों ने सेम गलती की है। भले ही दोनों को ऐसा लगेगा कि नहीं हम लोग ने कंफर्मेशन का वेट किया, नहीं मैंने अच्छा रिस्क रिवॉर्ड अपनाया, नहीं दोस्तों, नहीं हुआ है ऐसा। ऐसा पहला एक कारण क्या है आप ऑलरेडी शायद बता चुके होंगे अपने आप को, वो ये है कि आप ट्रेंड के कॉन्टेक्स्ट को नहीं पकड़ पाए। ट्रेंड इज अप, मार्केट अगर बहुत स्ट्रांगली ट्रेंड कर रहा है कोई दिशा में
तो आपको समझना है कि इट इज़ वेरी अनलाइकली कि वो अचानक से विदाउट एन इम्पॉर्टेंट कैटलिस्ट ट्रेंड चेंज करेगा। यहाँ पर हम लोग ने देखा कि ये एक सिर्फ शॉर्ट टर्म रिएक्शन था मार्केट का, शायद कोई न्यूज़ इवेंट या कुछ होगा, बट दिस वाज जस्ट अ शॉर्ट टर्म चेंज इन द मार्केट। ये एक बड़ा ट्रेंड चेंज नहीं है। बड़ा ट्रेंड चेंज कब हो पाता, मान लेते हैं अगर हम लोग सस्टेन्ड रूप से ये लेवल के नीचे होल्ड करते या अगर ये लेवल भी टूटता तो हम लोग कह सकते थे अरे ट्रेंड चेंज हुआ है। पर नहीं, यहाँ पर ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर सिर्फ एक शॉर्ट टर्म करेक्शन आया है मार्केट में, और वो भी आप देख सकते हो इस सपोर्ट से मार्केट ऊपर फिर से चला गया। तो पहली गलती इनकी ये थी कि उन्होंने ट्रेंड नहीं समझा। जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो गोल्ड में स्पेशली, क्योंकि गोल्ड इतना ट्रेंडिंग इंस्ट्रूमेंट है कि उसमें आप बहुत क्लियरली डिफाइंड ट्रेंड्स देखोगे, पर आपको पहली चीज ये समझनी है कि ट्रेंड को पहचानो। अगर ट्रेंड को पहचान नहीं पाओगे, अगर कॉन्टेक्स्ट के साथ रीड नहीं कर पाओगे मार्केट के मूव्स को, तो आप बहुत बार गलत दिशा में पकड़े जाओगे। दूसरी चीज उन्होंने क्या की, उनको लगा कि उनका जो व्यू है वही सही व्यू है, उन्होंने ऑपोजिट साइड कंसिडर ही नहीं की। उन्हें लगा कि जैसे ही ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है उनके हिसाब से ये एक परफेक्ट शॉर्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन गई। हाँ, यहां से यहां तक आप स्कैल्प कर सकते थे, पर उसका सेटअप ही अलग था। फिर यहां पर फिर आपको बेरिश एंगल्फिंग का नहीं सोचना था, फिर आपको सोचना था ये पोजीशन का। तो आप बेसिकली यहां पर देख सकते हो कि आपका टिपिकल जो ट्रेड सेटअप होता है वो कैसा दिखता है। क्या आपको ऐसे स्कैल्प मूवमेंट्स चाहिए या आपको बड़े ट्रेंड फॉलोइंग मूवमेंट्स चाहिए। एक चीज ध्यान रखना, अगर आप रिवर्सल ट्रेड्स करते हो तो जनरली आप बड़े मूव्स नहीं ले पाओगे अनलेस ट्रेंड चेंज होता है। आप अगर ऐसे छोटे रिवर्सल्स या पुल बैक्स कर रहे हो, आपको स्कैल्पर जैसे ही एकदम स्नाइपर टाइप एंट्री और एग्जिट करनी पड़ेगी, मतलब क्विक इन एंड क्विक आउट। अगर आप यहाँ पर क्विक इन क्विक आउट करते तो यहाँ पर बात बन जाती, पर अगर आप वेट करते कि अच्छा यहाँ पर कोई ऐसा डीप करेक्शन आएगा, तो वैसा हमेशा संभव नहीं होता, आपको वो समझना है। दूसरी उन्होंने गलती ये की कि उन्होंने देखा ही नहीं कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है, उन्होंने सीधा अपने गेन्स पर फोकस किया। हमने कैसे बात की कि यहाँ पर 2760 पर उन्होंने शॉर्ट किया है और उनका पहला व्यू गया कहाँ, 2720 पर। उन्हें लगा कि यहाँ पर सीधा मार्केट 2720 पर आएगा। करेक्ट। फ्रॉम 2760 डायरेक्ट 2720 मूव हमेशा नहीं आता इतना बड़ा, स्पेशली जब मार्केट आपके खिलाफ जा रहा होता है। करेक्ट। आपको एक बात समझनी है कि आपको प्राइस मूव्स पर रिएक्ट करना है। आपको ऐसा नहीं करना कि अच्छा यहां पर है, यहां पर जाएगा, अगर वहां पर जाता है तो मैं एंट्री करूंगा, तो एग्जिट करूंगा। नहीं, यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट वेयर द मार्केट इज गोइंग राइट नाउ, और मार्केट जहां पर जा रहा है उस पर रिएक्ट करना है। वरना यहां पर तो इन दोनों ट्रेडर ने क्या किया, हाँ हाँ चलो मार्केट हमें प्रॉफिट देगा, चलो बहुत बढ़िया ट्रेड हो जाएगा। नहीं, मार्केट आपके होप्स पर और विशेस पर नहीं काम करता, मार्केट अपने मार्केट फोर्सेस पर काम करता है। तो यहाँ पर अगर दोनों ट्रेडर्स ने मार्केट को समझा होता अनबायस्ड रूप से, उन्होंने ये देखा होता कि मार्केट, हम लोग ने जहाँ पर लेवल मार्क किया लगभग यहाँ पर मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, तो उन्हें समझ जाना चाहिए था कि मार्केट उनके खिलाफ गया है, तो शायद उन्हें थोड़े से ट्रेड्स, थोड़े से प्रॉफिट्स मिल गए होते। दूसरी गलती क्या की, उन्होंने डबल डाउन किया अपने गलत व्यू पर। उन्हें लगा कि ये वाला जो सपोर्ट है यहाँ से मार्केट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, पर वैसा नहीं है। मार्केट वॉज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग, इनफैक्ट मार्केट वॉज गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट। यहाँ पर शायद जोरदार बाइंग हुआ होगा। करेक्ट। तो उन्होंने कॉन्टेक्स्ट में मार्केट को नहीं समझा, उन्होंने इन गलती स्वीकारने की जगह गलती पर और फोकस किया, और इन सब के वजह से क्या हुआ, वो सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शनल व्यू में फंस गए। उन्होंने ना तो अच्छे से स्टॉप लॉस सोचा था, ना तो उनके माइंडसेट क्लियर थे कि अरे गलत मूव जा रहा है तो हम एग्जिट स्वीकार लेते हैं। नहीं, यहां पर जब मार्केट ने पुल बैक दिया, वो यहां पर भी एग्जिट कर सकते थे, ऐसा भी सोच सकते थे कि चलो मार्केट हमें ब्रेक इवन के आसपास एग्जिट करने दे रहा है। नहीं, यहाँ पर जब मार्केट गिरने लगा तो उन्हें लगा नहीं, मार्केट हमारे सही दिशा में चल रहा है, मार्केट ने हमारे व्यू को स्वीकारा है, चलो बढ़िया है सब। पर यहाँ पर फिर से वो इमोशंस आ गए, ग्रीड आ गया। तो हम यहाँ से इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से क्या सीख सकते हैं, ये केस में एंट्री में फोमो था। समझ में आ रही है बात? एंट्री में
लैक ऑफ कंटेक्चुअल रीडिंग भी था, कॉन्टेक्स्ट के साथ मार्केट रीड नहीं हुआ है। उसके साथ साथ एंट्री पर स्टॉप लॉस डिफाइंड नहीं था, बिल्कुल डिफाइंड नहीं था। हम पोजीशन साइजिंग को भी ध्यान में रख सकते हैं बिफोर टेकिंग द एंट्री। उसके साथ साथ ये जो मूव आया है उसमें बहुत लालच भी था। हम लोग देख सकते हैं कि मूव काफ़ी बड़ा आया है, अच्छा खासा स्कैल्पर के लिए मूव था, पर लालच की वजह से ये एक प्रॉफिटेबल ट्रेड लूजिंग ट्रेड में बन गया। अगर लालच के बिना यहाँ पर अनबायस्ड रूप से इसके आसपास अगर एंट्री हो जाती तो बात बन जाती, पर ऐसा नहीं हुआ। इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट एग्जिट उन्होंने डबल डाउन किया, उनको लगा कि ट्रेड उनके दिशा में जाएगा, विच इज़ अनदर साइन ऑफ ग्रीड। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा पुल बैक किया और कंसोलिडेट कर रहा था, एंड देन वी इवन सॉ अ ब्रेकआउट। यहाँ पर मार्केट वॉज टेक्निकली गिविंग दम अ वे आउट। मार्केट उन्हें कह रहा था भाई अभी भी समय है, तुम निकल जाओ, पर नहीं मानी उन्होंने। दे इनफैक्ट डबल डाउन एंड एज अ रिजल्ट दे पेड द प्राइस। यहाँ पर जब स्ट्रक्चर इंटैक्ट हुआ, आप देख सकते हो ये लो था, दिस वॉज एन ऑलमोस्ट इक्वल लो। उसके बाद यहाँ पर एक हायर लो आया है, दैट हायर लो इटसेल्फ इज टेलिंग अस कि बुल्स आर बैक इन द गेम, पर उन्होंने उसे इग्नोर किया एंड एज अ रिजल्ट एक विनिंग ट्रेड एक लूजिंग ट्रेड बन गया। अब दोस्तों ऐसे ट्रेड्स और ऐसे मिस्टेक्स बहुत कॉमन हैं, मेरे साथ भी हुए हैं और मुझे पता है आपके साथ भी कभी ना कभी हुए रहेंगे। हमें एक चीज़ समझनी है कि हम ट्रेडिंग में एक्यूरेसी इंप्रूव करें, उससे पहले हमें बेसिकली ट्रेडिंग में मिस्टेक्स रिड्यूस करने हैं। ये सारे मिस्टेक्स रिड्यूस करने के बाद हम ओवरऑल इम्प्रूवमेंट्स देख पाएंगे। और हमें समझना है कि मार्केट में एनालिसिस और एक्यूरेसी से इम्पॉर्टेंट है सर्वाइवल। हमें ध्यान में रखना है कि रिस्क मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द मार्केट। और अगर आप आपके रिस्क को मैनेज कर सकते हो, इमोशंस को मैनेज कर सकते हो, तो आपने आधी बैटल तो जीत ली है। उसे आप कैसे करोगे? आपको अच्छे से ट्रेडिंग सिस्टम्स बनाने हैं, आपकी साइकोलॉजी पर ध्यान देना है और रिस्क मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से समझना है विथ पोजीशन साइजिंग। इन सभी टॉपिक्स पर हमारे वेबिनार्स हैं और वीडियोस भी है जो आप अटेंड कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में भी कुछ अच्छा और नया जानने और सीखने मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग, वेरी हैप्पी एनालिसिस।